ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सेकंड टॉपिक है रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम आरओसी। थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। फिर पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फिर है डोरमेंट कंपनीज और निधि कंपनीज। सबसे पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन 247। 247 बोलता है कि कहीं भी अगर वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज, गुडविल, अदर एसेट्स, नेटवर्थ या लाइबिलिटीज, सच वैल्यूएशन शैल बी डन बाय अ पर्सन, जिसका 3 पॉइंट है। पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज बी प्रिस्क्राइब्ड, person is a registered valuer and is a member of a registered valuer organization, RVO. Or third, the person should be appointed by the audit committee, or where there is no audit committee, then the board of directors. कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर को वैल्यूएशन करना है। सेक्शन 192, सेक्शन 230, 232, 236। ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्या रोल होता है? इसका एक्रोनिम है एफडीआई रूल्स। एफडीआईआर रूल्स। एफ से ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन। डी से ड्यू डिलीजेंस, ही शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। आई से इंटरेस्ट, नो, कि उसको अंडरटेक नहीं करना है कोई भी वैल्यूएशन इफ ही इज इंटरेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 years प्रायर या फिर 3 years आफ्टर। ट्रू एंड फेयर, ड्यू डिलीजेंस, इंटरेस्ट। और आर से रूल्स, मेक वैल्यूएशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो जाए वैल्यूअर की तरफ से विदाउट एनी इंटेंशन टू डिफ्रॉड तो फाइन होगा 50,000। बट विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड इफ ही कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजंस, then the penalty would be rupees 1 lakh rupees to 5 lakh rupees and 1 year jail and 1 year jail। अच्छा, अगर कोई कॉन्विक्ट हो जाता है इस अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3, मतलब कोई कॉन्ट्रावेंशन कर देता है, तब जो भी अमाउंट वो लिया है उसको रिफंड करना पड़ेगा अपना क्लाइंट को। एंड ही विल ऑल्सो बी लायबल टू पे फॉर डैमेजेस arising to the company or other person for his incorrect या misleading statements in his report। एक ही सेक्शन था रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, ये खत्म। इसके बाद रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल्स होगा। कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। इसमें सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं एसेट क्लास का। एसेट क्लास मीन्स एनी डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स डिस्प्लेइंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन बी क्लासिफाइड एंड रिक्वायर्स सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूअर्स फॉर वैल्यूएशन। 3 तरह का एसेट क्लास होता है। पहला क्लास होता है फॉर सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड क्लास होता है फॉर प्लांट एंड मशीनरी। और थर्ड क्लास होता है फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ऑथोरिटी कौन होता है? आईबीबीआई। आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है? 11 पॉइंट है। जो पर्सन ही होगा ये हमेशा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला कि ही शुड बी अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ आरवीओ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उसको मेंबर बनना होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द आरवीओ फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन आरवी, रिकमेंडेड होना चाहिए। उसको एग्जाम पास करना होगा वैल्यूएशन का। और एंड आप विद इन 3 years बिफोर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, 3 साल के अंदर रजिस्टर भी करा लेना होगा उसके बाद अपने आप को। possess prescribed qualification and experience। he should not be a minor, not declared to be of unsound mind, not an undischarged bankrupt or applied to be adjudged as bankrupt insolvent, जो भी। is a person resident in India। फेमा का जो रूल है उसके आपसे सेम, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर फेमा। नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस मोर देन 6 months, या और 5 साल पार नहीं हुआ है, या फिर 7 साल हो गया तो जिंदगी भर के लिए। वही डायरेक्टर्स वाला जो पॉइंट है वही। कोई पेनल्टी नहीं लगना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सेक्शन 271J, जो फॉल्स रिपोर्ट बाय ए प्रोफेशनल का होता है ना, 271J का नहीं रखना चाहिए, और लग गया तो 5 साल पार हो चुका होना चाहिए उस चीज़ से। और फिट एंड प्रॉपर है। और फिट एंड प्रॉपर का मतलब उसको इंटेग्रिटी होना चाहिए, कोई कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली सॉल्वेंट होना चाहिए। ये हो गया 11 पॉइंट। सबसे पहले कि मेंबर होना चाहिए, फिर रिकमेंडेड होना चाहिए, फिर एग्जामिनेशन पास कर देना चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए।
माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई ऑफेंस 6 महीना 7 साल 5 साल वाला बात, फिर 271 J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, फिर फिट एंड प्रॉपर मतलब इंटीग्रिटी, कन्विक्शन और फाइनेंशियली सॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी एलिजिबल नहीं होगा अगर उसमें था एलिजिबल होने के लिए क्या क्या है उसका कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सेकंड पॉइंट में कोई पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी एलिजिबल नहीं होगा इफ सेटअप फॉर ऑब्जेक्ट्स अदर देन रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज या फाइनेंशियली एवेल्युएशन सर्विसेज। सेटअप फॉर ऑब्जेक्ट्स अदर देन रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस, फाइनेंशियली एवेल्युएशन सर्विस, ठीक है। नहीं होगा अगर इफ सच कंपनी इज ए सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब स्टैंड अलोन कंपनी होना चाहिए, कोई सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ अनदर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट मतलब होल्डिंग हो सकता है। अच्छा, इज अंडरगोइंग IRP और अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट, उसका इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा हो या फिर अनडिस्चार्ज हो गया वो फर्म, तो वो नहीं कर सकता है। लोअर ऑफ 3 और ऑल पार्टनर्स या डायरेक्टर्स आर नॉट RV, मतलब 3 या उससे कम या फिर सारा पार्टनर्स RV या नहीं है। और पांचवा, नन ऑफ इट्स प्रमोटर या डायरेक्टर इज RV, मतलब कोई भी नहीं है उसका प्रमोटर या डायरेक्टर RV। किस चीज़ के लिए? फॉर अ पर्टिकुलर एसेट क्लास जिसके लिए उसको RV बनना है। मतलब सारा प्रमोटर उसका प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन वो बोलते हैं कि लैंड बिल्डिंग का करना है उसका वैल्यूएशन, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई वाला क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा RV बनने के लिए इंसान को? अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर्स है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसको भी 3 साल का होना चाहिए। 3 5 3, ठीक है। अच्छा, ये जो PG और बैचलर्स है ऑफकोर्स वो कोई इंस्टीट्यूट इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया, वो कोई स्पेसिफाइड डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी या कुछ भी, मतलब रेगुलेटेड, ठीक है। इसके बाद कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का क्या क्या कंडीशन है? Application made by the eligible individual if an entity to the Insolvency and Bankruptcy Board of India, registration may be granted subject to the following। इसका एक्रोनिम है GLCC-QRS। GLCC-QRS, जी से कि उसको कोई भी स्टेप्स लेना होगा ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के लिए। L से कि कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ। C से नॉट कंडक्ट वैल्यूएशन फॉर क्लास अदर देन रजिस्ट्रेशन जिसका मिला हुआ है। कंप्लाई विद द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। Q से है कि पोजेस रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट ऑल टाइम्स। R से है कि मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द असाइनमेंट फॉर 3 years फ्रॉम कंप्लीशन। और S से है कि प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटी बिफोर शिफ्टिंग मेंबरशिप ऑफ RVO, बिफोर शिफ्टिंग मेंबरशिप ऑफ RVO। GLCC-QRS। और इसके बाद एक फर्म कंपनी के लिए भी थोड़ा सा अलग से है। फर्म कंपनी के लिए क्या कंडीशन रजिस्ट्रेशन क्या है कि ओनली अलाउ द प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हु इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर हिमसेल्फ टू साइन एंड एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, कंपनी के बिहाफ में। डिस्क्लोज टू द कंपनी कंसर्न्ड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फर्म या कंपनी बाय द साइनिंग प्रमोटर या डायरेक्टर। डिस्क्लोज टू द कंपनी कंसर्न्ड, कंपनी जो कंसर्न है जिसका कर रहा है उसका, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फर्म या कंपनी बाय द साइनिंग प्रमोटर या डायरेक्टर। और तीसरा पॉइंट इसका है कि इमीडिएटली इन्फॉर्म द IBBI, मतलब अथॉरिटी, मतलब इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, ऑन रिमूवल ऑफ एनी प्रमोटर डायरेक्टर अलॉन्ग विथ रीजंस। कोई भी अगर प्रमोटर डायरेक्टर जो कि RV है जिसको रिमूव करे तो अलॉन्ग विथ रीजंस रिमूव करना है, बताना है। अच्छा, फर्म है तो सारा पार्टनर जॉइंटली सेवरली लाइबल होगा। कंपनी है तो कंपनी लाइबल होगा अलॉन्ग विद द साइनिंग डायरेक्टर। इसके बाद कॉन्डक्ट ऑफ वैल्यूएशन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी वैल्यूएशन कंडक्ट करेगा वो एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सॉरी, एज पर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स करेगा। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, और अगर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हुआ है तो फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स या फिर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन उसको करना होगा। अच्छा, इन केस ऑफ एनी इनपुट्स या वैल्यूएशन बाई अदर RV लेता है, वो कोई और बंदा का इनपुट या वैल्यूएशन का हेल्प लेता है अपना RV, तो फिर वो उसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इससे लाइबिलिटी उसका हट नहीं जाता, उसका लाइबिलिटी अभी भी रहेगा। अच्छा, उसको अपने रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ डिस्क्लोज करना है। बेसिक चीज़ है जैसे कि आइडेंटिटी of valuer or other experts, date of appointment, valuation date, date of report, disclosure of interest, background information of asset being valued, purpose of valuation, investigation या inspection undertaken,
nature and source of information, procedures adopted, major factors considered, और कोई जो कंक्लूजन निकला वो कि क्या कंक्लूजन निकला। अच्छा, इसमें और उसको ये सब चीज़ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द कैविएट्स, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लेमर्स, टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस फेस्ड एंड नॉट फॉर लिमिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैविएट्स, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लेमर्स। अच्छा, अगर कोई अपना टेम्पररी सरेंडर करना चाहता है तो द रजिस्टर्ड वैल्यूअर मे सरेंडर एज पर रेगुलेशन ऑफ आरवीओ एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटी मतलब आईबीबीआई फॉर टेकिंग सच इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आरवीओ को आईबीआई को बताना पड़ेगा विद इन 7 days कि हम इसको हटा दिए हैं, और फिर आरवीओ को वो चीज़ अपना वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा कि किसका हम हटा दिए हैं। अच्छा, आरवीओ होता कौन है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज आरवीओ फॉर वैल्यूएशन ऑफ एनी स्पेसिफिक एसेट क्लास इफ वो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के अंदर कंपनीज एक्ट का, और उसका सोल ऑब्जेक्ट है फॉर डीलिंग विद मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ वैल्यूएशन। इट इज़ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर इनैक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन। या फिर दो पॉइंट और है कि वो कोई सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हो गया है इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंदर, या फिर सेटअप एज ए ट्रस्ट बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ऐसा होने के बाद उसको 1 साल के अंदर सेक्शन 8 कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा वो आरवीओ को। अच्छा, ये जो आरवीओ होगा, ऑर्गेनाइजेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ, वो तभी रिकॉग्नाइज्ड होगा अगर वो क्या क्या करता है। एमएसटीसी डीईई, एमएसटीसी डीईई, एमएसटीसी डीईई मेंबरशिप देता है, ग्रांट्स मेंबरशिप, या फिर मॉनिटर्स एंड रिव्यूज क्वालिटी ऑफ सर्विस, ग्रांट्स मेंबरशिप और सीओपी, मॉनिटर्स एंड रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्रेनिंग बिफोर सीओपी, और लेज डाउन एंड इन्फोर्सेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ट्रेनिंग, कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया, मेंबरशिप हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सर्विस हो गया। डीईई, डी से हो गया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उसके पास। और ई, एजुकेशन सबसे पहले कि एजुकेशन कोर्सेज कराएगा, और दूसरा कंटिन्यूस एजुकेशन देगा, इसलिए 2 बार एजुकेशन है। अच्छा, ये जो आरवी होगा या आरवीओ होगा, इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन कैसे होगा? कंप्लेन मे बी फाइल्ड बाई एनी पर्सन विथ आईबीबीआई with 1,000 रुपया का नॉन रिफंडेबल फी। ऑन रिसीट ऑफ सच कंप्लेन अथॉरिटी शैल एग्जामिन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स। अगर कंप्लेन कोई आरवी के बारे में है जो कि प्रमोटर डायरेक्टर है, तब आईबीआई बोल देगा आरवीओ को कि तुम देख लो। आरवीओ का कंप्लेन करेंगे तो आईबीआई खुद देखेगा, और अगर कोई आरवी का कंप्लेन करेंगे जो कि प्रमोटर डायरेक्टर है, तो फिर आईबीआई आरवीओ को पास ऑन कर देगा कि तुम खुद देख लो। अच्छा, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, दीज आर टू बी नोटिफाइड, अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है। एक कमेटी नोटिफाई करेगा इसको। वो कमेटी का कंपोजिशन दिया हुआ है कि एक चेयरपर्सन, एक एमसीए का मेंबर, एक आईबीबीआई का मेंबर, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मेंबर, अप टू 4 सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर रिप्रेजेंटिंग ऑथराइज विच अलाउ वैल्यूएशन बाय आरवी, अप टू 4 सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर जो रिप्रेजेंट करेगा आरवीओ को, अप टू 4 सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई सीएस या कंपनीज कॉस्ट अकाउंट या जो भी एक ऑफिशियल मेंबर बन सकता है। ये जो भी रूल्स का है इसे प्रोविजन करने का पेनल्टी सेम एस 469(3) वाला, जो कि है 5,000 तक प्लस 500 रुपये पर डे। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, सेक्शन 248, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव। रजिस्ट्रार सुओ मोटो, सबसे पहले तो सुओ मोटो है ना, सुओ मोटो हटा देगा अगर आरओसी को लगता है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि सबसे पहले कंपनी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है और 1 साल हो गया उसको इनकॉर्पोरेट हुए हुए, या फिर कंपनी बिजनेस अभी नहीं चल रहा है और 2 साल से वो डॉर्मेंट होने वाला रिपोर्ट भी फाइल नहीं किया है, एप्लीकेशन भी फाइल नहीं किया। तीसरा, अगर सब्सक्राइबर टू एमओए अपना सब्सक्रिप्शन का पैसा पे नहीं किया है जो वो अंडरटेक कर लिया था, पे कर देगा। और ऐसा कोई डिक्लेरेशन भी नहीं दिया है कि वो 180 दिन, एंड डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट नॉट फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, और चौथा केस, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन एज रिवील्ड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, ऐसा होने से रजिस्ट्रार नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिमूव नेम भेजेगा कंपनी प्लस ऑल डायरेक्टर्स, और रिक्वायर करेगा वो लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन दो विद इन 30 days। ये तो था सुओ मोटो। नेक्स्ट केस है, अगर कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन बाई कंपनी फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम। कंपनी खुद से एप्लीकेशन देगा आरओसी को फॉर रिमूवल नेम आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल लाइबिलिटी एंड
बाई ए स्पेशल रेजोल्यूशन और obtaining consent of 75% members ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब या तो स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर कंसेंट ले लेगा वो लोगों को से। तीसरा, अगर कंपनी रेगुलेटेड होता है कोई स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे कि इंश्योरेंस का तो आइडा है ये सब, और वो अप्रूवल मिल चुका है उसको रेगुलेटरी बॉडी से, तो वो भी इनक्लोज करो। ऐसा होने एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रार एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। मतलब अच्छा, जो पहला केस था कि वो नोटिस भेज देगा 30 दिन के यहाँ जवाब दो, अगर वो 30 दिन पार हो चुका है और कोई कंपनी ये कोई भी कॉन्ट्ररी टाइम है या कुछ कुछ भी ऐसा नहीं शो किया है उस टाइम के अंदर, तो रजिस्टर नाम काट देगा, स्ट्राइक ऑफ द नेम एंड पब्लिश पब्लिश नोटिस देयर ऑफ इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑन सच पब्लिकेशन कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अच्छा, ऐसा कोई भी ऑर्डर स्ट्राइक ऑफ करने से पहले रजिस्ट्रार सेटिस्फाई करेगा खुद को कि सफिशिएंट प्रोविजंस आर मेड फॉर सारे एसेट रियलाइज करने के लिए, सारे लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए, or if necessary obtain undertaking from the management या MD या other person in charge. Nothing in this section shall affect the power of National Company Law Tribunal to wind up a company. अच्छा, रेस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकता है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन? कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा अगर 3 महीने से पहले, 3 महीने के अंदर, पुराना 3 महीना में 5 चीज़ हुआ है। PATNW, पटना का PATN फिर W, सबसे पहले P कि कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं हुआ है या कोई भी प्रॉपर्टी का राइट्स डिस्पोज नहीं हुआ है फॉर वैल्यू। A, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ है अदर देन एक्टिविटी नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन अंडर 248, या फिर कंक्लूडिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। T, कोई भी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन नहीं दिया है फॉर सैंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, और दिया भी है तो वो मैटर कंक्लूड हो जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। N, कोई अपना नाम चेंज नहीं किया है या फिर अपना ROC चेंज नहीं किया है। और W, कंपनी अगर वाइंडिंग अप या IBC का कोई प्रोसेस में हो तो ऐसा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होना चाहिए 3 महीने पहले वाला में, अगर वायलेशन है तो 1 लाख का पेनल्टी है। सेक्शन 250, इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व, कोई कंपनी अगर डिसॉल्व हो गया है, सीज टू ऑपरेट एज ए कंपनी हो जाएगा और उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डीम टू बी कैंसिल हो जाएगा। इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई भी पर्सन का लायबिलिटी या फिर कोई भी रियलाइजेशन ऑफ एसेट या फिर कोई भी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी पे। 251, फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल, अगर कोई 248 का एप्लीकेशन दे रहे कि मेरे को नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, नाम रिमूव कर दो, कब, किस लिए? टू इवेड एनी लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, या इंटेंट टू डिसीव क्रेडिटर्स, या डिफ्रॉड एनी अदर पर्सन। लाइबिलिटी इवेड करने के लिए, या क्रेडिटर को डिसीव करने के लिए, या फिर कोई किसी और को डिफ्रॉड करने के लिए, तब all persons in charge of the management of the company shall be jointly and severally liable to the person who incurred such loss या damage। और सब पे 447 भी ठोक देंगे। अच्छा, रजिस्ट्रार मे ऑल्सो रिकमेंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार चाहे तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन भी चालू करवा सकता है जो एप्लीकेशन दे रहा है ये गलत तरीके में। इसका नेक्स्ट सेक्शन है रिमूवल का, लास्ट सेक्शन जो है वो है 252, रिस्टोरेशन, रिस्टोर कर सकता है। रिस्टोर सिर्फ और सिर्फ NCLT ही कर सकता है, एप्लीकेशन दोगे ROC को, लेकिन रिस्टोर सिर्फ NCLT कर सकता है। अच्छा, इस केस में भी 3 अलग अलग लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। सबसे पहला केस है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द नोटिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ROC नोटिफाइंग कंपनी, ROC डिसॉल्व कर दिया है और कोई भी बंदा अगर उसे एग्रीव्ड है तो 3 साल के अंदर, 3 साल किसके ऑर्डर के 3 साल के अंदर NCLT को अपील कर सकता है। और ट्राइब्यूनल को ऐसा लगे कि वो जस्ट है, मतलब कोई बिना कोई ग्राउंड के रिमूव कर दिया गया, तब ट्राइब्यूनल उसका नाम रिस्टोर करने बोल सकता है आफ्टर गिविंग रीजनली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी एंड द पर्सन इन्वॉल्व्ड। और फिर कंपनी को उसके बाद NCLT मान गया और रिस्टोर कर दिया, उसके बाद कंपनी को ROC को बता देना है 30 दिन के अंदर कि मेरा नाम रिस्टोर हो गया, आप मेरे को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वापस दे दीजिए। दूसरा केस कि ROC खुद बोलेगा NCLT को कि ROC सेटिस्फाइड है कि वो गलती से इनएडवर्टेंटली कट गया है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसा हो गया है, तो फिर उसको देगा। और तो इसका भी पीरियड 3 साल है और फिर ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। तीसरा केस
कोई अग्रीव्ड पर्सन, ये अग्रीव्ड पर्सन जो है ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब या तो कंपनी खुद, या तो कंपनी को कोई मेंबर, या तो कंपनी को कोई क्रेडिटर, या तो कंपनी को कोई वर्कमैन। कंपनी मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन वो लोग अप्लाई कर देगा ट्राइब्यूनल को विद इन 20 ईयर्स। ऊपर दे रहा है दोनों केस में 3 साल था, इसमें 20 साल है। 20 साल ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कि, और ट्राइब्यूनल को आगे लगे कि हाँ वे सेटिस्फाइड ट्राइब्यूनल, तो वो नाम रिस्टोर कर देगा और ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिंग टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45 से गवर्नमेंट कंपनी वो है वो कंपनी जिसका मोर देन 51%, मोर देन 51% इज हेल्ड बाई ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों का मिक्सचर। एंड एंड इंक्लूड्स एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। कोई अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, टोटल वोटिंग पावर देखा जाएगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट 20%, स्टेट गवर्नमेंट 20%, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी वो भी 20% होल्ड करता है तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को होल्ड करने से नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का मिक्सचर होल्ड करना पड़ेगा, या फिर सब्सिडरी होना चाहिए। सब्सिडरी का मीनिंग की पार्ट नहीं हो रहा है इससे। अच्छा, कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, होल्डिंग ओन सब्सिडरी नहीं, होल्ली ओन सब्सिडरी नहीं, तो चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसका मेंबर है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर, एजीएम के 3 महीने के अंदर एनुअल रिपोर्ट को ले करेगा। एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी प्रिपेयर्ड एंड लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या कमेंट्स मेड बाय सीएजी। अच्छा, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो तब स्टेट गवर्नमेंट उसका एनुअल रिपोर्ट को अपना स्टेट लेजिस्लेचर का हाउसेस के आगे रखेगा अलॉन्ग विथ ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड सीएजी का कमेंट्स। अच्छा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं, मतलब ऊपर जो बोला उसमें सेंट्रल का तो रखेगा ही, स्टेट भी है तो स्टेट अपना भी रखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही है, सेंट्रल है ही नहीं, सिर्फ स्टेट ही उसका मेंबर्स है, तब 3 महीने के अंदर एजीएम के स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रखेगा। सेम बात लिखा हुआ है वापस रिपीटेड, वही एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और वो सब। अच्छा, ये जो जो दो सेक्शन था 394 395, ये अभी जो लास्ट दोनों हम ऑडिट रिपोर्ट वाला पढ़े, वो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी लिक्विडेशन में है तो भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट सब टॉपिक्स है पनिशमेंट पेनल्टी 447, 448 एंड 450। 447 जो है फ्रॉड, जो कि सबसे मेजर पेनल्टी है, उसमें एक लिमिट है, वो लिमिट के ऊपर जाने से और लिमिट के नीचे जाने से। ठीक है। अच्छा, लिमिट के ऊपर भी अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट है तो दो चीज़ है, या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो दो चीज़ है। लिमिट क्या है? 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर। 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों से भी कम हो, 10 लाख से भी कम हो और 1% ऑफ टर्नओवर सोच लो 6 लाख आ रहा है, तो उससे भी कम हो तो फिर आपका जेल है अप टू 5 years, अप टू 5 years, और 50 लाख रुपीज पेनल्टी, और बोथ अप टू 5 years जेल और अप टू 50 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर जाए, इज एटलीस्ट लोअर ऑफ 10 लाख रुपीज और 1% टर्नओवर, तब दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि फ्रॉड नहीं है, तब 6 महीना से लेकर 10 साल तक का जेल एंड 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तब वो 6 महीना रिप्लेस हो जाएगा 3 साल से, तब 3 साल मिनिमम से लेके 10 साल मैक्सिमम तक का जेल, एंड इसमें भी 3 साल तक का फाइन, सॉरी 3 टाइम्स तक का फाइन। ये जो भी अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड जो है उसका 3 times। अच्छा, फ्रॉड का मतलब क्या होगा? एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड विद द इंटेंट टू डिसीव या गेन अनड्यू एडवांटेज या इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या अदर्स, वेदर और नॉट देयर इज अ रॉन्गफुल गेन और लॉस। फिर से कोई एक्ट या कोई ओमिशन या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या फिर कोई अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड विद, क्यों किया? इंटेंशन टू डिसीव या फिर गेन अनड्यू एडवांटेज या फिर इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स या अदर्स। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें सामने वाले को कोई फायदा हो या नहीं हो, अगर किया तो किया। नेक्स्ट सेक्शन 448। 448 इज द पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप कोई भी इन रिपोर्ट में, रिटर्न, रिपोर्ट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
प्रोस्पेक्टस या अदर डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं विच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स एंड नोइंग इट टू बी फॉल्स आपने दिया, या फिर ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स नोइंग इट टू बी फॉल्स, या फिर ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, तब उस सेक्शन उस बंदा पे भी हम लोग 447 ही ठोक देंगे। ये था 448। अब है 440 450 449 नहीं है, अब है 450 कि अगर कोई भी पनिशमेंट किया जा रहा, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कोई इस पूरे एक्ट में या रूल्स में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया गया है, तब कोई भी कंपनी ऑफिसर उस पर ऐसा ऐसा लगाया जाएगा। कंपनी के ऊपर 10,000 रुपया फाइन, 1,000 रुपया पर डे से एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख, 10,000 प्लस 1,000 पर डे मैक्सिमम टू 2 लाख। और कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी 10,000 रुपीज़ पर डे, सॉरी 10,000 रुपीज़, उसमें भी मैक्सिमम 1,000, लेकिन इसमें मैक्सिमम 50,000। 10,000 1,000 कॉमन है, उसमें मैक्सिमम 2 लाख, इसमें मैक्सिमम 50,000। ये था पेनल्टीज। नेक्स्ट है डोरमेंट कंपनी रिलेटेड प्रोविजन, सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बनने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ऐसा कंपनी जो फॉर्म्ड हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड करने के लिए और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाया गया और अभी करेंटली कोई उसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा है, बिजनेस या ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर रहा है, एंड कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किया है फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। इन दोनों केस में, वो एक्टिव कंपनी और ये इनएक्टिव कंपनी, दोनों केस में एक आरओसी का एप्लीकेशन देगा, इनफॉर्म MSC 1 मिसलेनियस 1 MSC 1 प्लस फीस टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। और एप्लीकेशन देने से पहले लेकिन उसको SR पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, या फिर कंसेंट लेना पड़ेगा मोर देन 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, इशू नोटिस टू ऑल शेयर होल्डर्स एंड ऑब्टेन कंसेंट मोर देन 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, मतलब SR वाला ही लेकिन नॉट इन जनरल मीटिंग वाला SR। ठीक है। अच्छा, हम लोग जो बात की सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा? सारा ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जो नॉर्मल केस में होता है, लेकिन इन सबको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, मतलब सिर्फ यही सब हो रहा है, तब सिर्फ यही सब हो रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ कोई कंपनी का काम। क्या क्या? कोई RSU को फी दे रहा है, या फिर कोई और कोई पेमेंट दे रहा है कोई एक्ट का कोई भी और रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, या फिर शेयर अलॉट कर रहा है एक्ट का फुलफिलमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट को, या फिर ऑफिस का मेंटेनेंस फीस का सिर्फ खर्चा कर दे आ रहा है, मतलब ये 3 तो कंप्लायंस और एक मेंटेनेंस, ये सब ट्रांजैक्शन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं एलिजिबल होने के लिए टू अप्लाई एज अ डोरमेंट कंपनी। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले कि कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा हो करेंटली, कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड और पेंडिंग नहीं हो, या कोई आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट नहीं हो जिसका पेमेंट डिफॉल्टेड है, या कोई आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं हो। अगर आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है तो कंपनी लेंडर को बोल के उसे मतलब अप्रूवल ले सकता है, अगर से आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड ही हो तो। अच्छा, कोई डिस्प्यूट नहीं हो बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, कोई डिफॉल्ट नहीं हो वर्कमैन का कोई डिफॉल्ट नहीं हो, या वो लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए इंडिया या अब्रॉड कहीं भी। इसका एक्रोनिम बना लेते हैं। IPL में डिपॉजिट को लेके डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेंट और वर्कमैन के बीच, IPL में गवर्नमेंट और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट हुआ और उसका स्टॉक गिरने लगा। IPL बोले तो इंस्पेक्शन, प्रोसिक्यूशन, लोन, डिपॉजिट को लेके डिस्प्यूट हुआ है तो डिपॉजिट भी नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट भी नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट कंपनी के बीच में, और कोई गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं बाकी होना चाहिए, और वर्कमैन का पैसा भी नहीं बाकी होना चाहिए, और फिर उसका स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। इन सारा चीज़ को कंसिडर करने के बाद ROC, ऊपर जो हम लोग एप्लीकेशन दिए ना ROC को, ROC में allow the status of a dormant company after issuing certificate in form MSC 2, वो तो MSC 1, ये है MSC 2,
अच्छा, इसको गवर्नमेंट कंपनी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एनुअली एमएससी 3 में, और ये जो रिटर्न होगा ये ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, उसके 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। कंपनी के पास और कोई काम है भी नहीं, तो 30 दिन के अंदर सब रफा दफा करो काम करके। आरओसी को ये सारा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कौन कौन गवर्नमेंट कंपनीज है। अगर कोई भी कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिवली, आरओसी उसको नोटिस भी दे सकता है और उसका नाम रजिस्टर कर सकता है अपना गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्टर में। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट कंपनी होगा इस पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ऑडिटर सेम रह सकता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। अच्छा, एक गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वापस एप्लीकेशन सीक कर सकता है फॉर सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, ये एमएससी 4 हो गया। ठीक है, ये एमएससी 3 का जो रिटर्न है ना उसके साथ साथ एमएससी 4 जमा करना पड़ेगा उसको अगर वापस एक्टिव बनना है तो। आरओसी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और सर्टिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपनी इशू कर देगा एमएससी 5 में। 1 हो गया फॉर ऑब्टेनिंग, 2 हो गया आपका एनुअल रिपोर्ट, और 2 हो गया आपको मिल गया है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कंपनी का, 3 हो गया एनुअल रिपोर्ट, 4 हो गया कि नहीं वापस मेरे को एक्टिव कर दो, और 5 हाँ आपको वापस एक्टिव कर दिए। कंपनी को मतलब कोई कंपनी ऐसा काम करता है जिससे उसका गवर्नमेंट कंपनी वाला स्टेटस इफेक्ट हो जाता है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया ऐसा कुछ भी कर लिया, तो फिर आरओसी को विद इन 7 डेज अप्लाई करना पड़ेगा एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, हटाने के लिए इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस। अच्छा, आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डीसी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्टर, नॉट आरओसी का रजिस्टर, गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्टर से आरओसी उसका नाम हटा देगा अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 455 का कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा है तो। अच्छा, आरओसी इनिशिएट कर देगा प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम दी कंपनीज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो मेन रजिस्टर होता है वो उससे कर देगा अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी डोरमेंट रहा फॉर 5 ईयर्स कंटिन्यूसली, 5 ईयर्स कंटिन्यूसली के लिए कोई भी गवर्नमेंट कंपनी डोरमेंट रहा तो उसका नाम हटा देगा मेन कंपनी का रजिस्टर से।